हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th वालों को लिए उनके सामाजिक विज्ञान से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ गाइज, ये क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछ चुका है। और आप अगर 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आगे 2023 के बाद भी मतलब बोर्ड एग्जाम होते हैं, उन सब के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने छांट कर एक एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। इससे तो क्वेश्चन आप लोग का देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन फंसेगा, और उसके अलावा कई सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी में से फंसेगा। तो चलिए मैं आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले यार बोलूँगा, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे ठीक है अपने दोस्तों को भी इस मतलब वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बुलाइए। हाँ, यहाँ पे आपका पूरे साल अच्छे से आप लोग के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। ये आप लोग के रिसेंटली अभी 2020 में ये प्रश्न आ चुका है मेरे जानकारी के अनुसार, और अभी मतलब कहाँ ये 2022 में आया था, 2018 में 19 में ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन रिसेंटली अभी ये 2020 में आया था, मुझे ये मालूम है। ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। अगर ये प्रश्न आ जाए आप लोग के एग्जाम में तो आप लिखोगे कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ऑटो वन बिस्मार्क का था। अब ये एक जर्मनी का एकीकरण से क्या मतलब है, ये देखिए ये डिटेल वाली बात है। इसको हमने अच्छे से डिटेल में जब इसका मतलब हम लोग मतलब ये फर्स्ट चैप्टर का आप लोग का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, उसी का ये क्वेश्चन है। तो जब हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़े तो इसको हमने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उन सारी वीडियोज़ का लिंक जो मैंने लेसन वाइज बनाया है उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप जाकर डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ बस ये क्वेश्चन समझिए, ये 2 मार्क में प्रश्न आता है कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ऑटो वन बिस्मार्क का था। ठीक है, और देखिए ऑटो वन बिस्मार्क, ये कभी कभी ये भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बनता है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ऑटो वन बिस्मार्क को। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है क्या है इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं। देखिए ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग नामक जगह पे पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग एक मतलब जगह है, वहाँ पे क्या हुआ था कि काफ़ी लोग मतलब इकट्ठा होकर एक भीड़ थी उसमें, मतलब देखिए एक जैसे चारों ओर से एक मतलब पार्क टाइप का था, वो बंद था। ठीक है, और उसमें मतलब प्रवेश करने का केवल एक ही रास्ता था। ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारे इंडियन लोग मतलब एक कानून आया था रॉलेट एक्ट। ठीक है, अभी उसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, उसी के विरोध में लोग मतलब वहाँ प्रदर्शन एक तरह से कर रहे थे, और उसके अलावा मतलब और काफ़ी सारी चीज़ें मतलब क्या था कि मतलब वहाँ पे हो रही थी, और भी मतलब जैसे और भी चीज़ों को लेकर, जैसे अंग्रेज़ों को कैसे मतलब अंग्रेजी से मतलब यहाँ से इंडिया से हटाया जाए, मतलब वहाँ पे चर्चाएँ हो रही थी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसी को लेकर अंग्रेज एक अधिकारी था, जनरल डायर जिसे कहा जाता है, उसने वहाँ पे गया और मतलब रास्ता जो एक था उसी को चारों तरफ से ब्लॉक करवाकर और मतलब वहाँ पे सैनिकों को आदेश दे दिया गोलियाँ चलाने के लिए। सैनिकों ने गोलियाँ चलाई अंधाधुंध, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, और उसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखो अगर आ जाता है, मतलब टिप्पणी लिखने का मतलब थोड़ा बड़ा में लिखना होता है 3 या 4 मार्क में, तो ये जो मैंने अभी पूरी कहानी बताई इसको आप लिख डालिएगा। ठीक है, तो अगर 2 मार्क में आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो इसको आप ऐसे केवल लिखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, और ये पीवाई की क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 मार्क का ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में, सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोलना चाहिए, तो मैं क्वेश्चन बोल दिया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोग का 3rd नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फ्रेडरिक सारिउ कौन था। या कभी कभी ये भी पूछ देता है कि 4 चित्रों की श्रृंखला किसने बनाई, या कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछता है कि 4 चित्रों की श्रृंखला फ्रेडरिक सारिउ ने कब बनाई थी। तो देखिए इस प्रश्न के अंतर्गत मैंने ये सारे मतलब उत्तर लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए फ्रेडरिक सारिउ कौन था, तो फ्रेडरिक सारिउ एक फ्रांसीसी चित्रकार था। आंसर तो इतना ही हो गया इस क्वेश्चन का, लेकिन आगे मैंने डिटेल में लिख दिया है कि जिसने 1848 में 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, क्योंकि ये
पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई प्रकार से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने इसके बारे में ये पूरा थोड़ा डिटेल में लिख दिया है। और देखिए फ्रेडरिक सारू कौन था, इतना ही इसका आंसर होगा कि फ्रेडरिक सारू एक फ्रांसीसी चित्रकार था। तो यहाँ थोड़ा आंसर आप बढ़ाकर भी लिख देते हो तो इससे मतलब ऐसा नहीं कि आपका मार्क कट जाएगा, और तो मतलब जो काफ़ी जानने वाला होगा वो तो मतलब कहेगा कि और लड़का डिटेल में लिखा है, नहीं इसको काफ़ी जानकारी है। ठीक है, तो ये 2 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है कि फ्रेडरिक सारू कौन था। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि फ्रेडरिक सारू ने 4 चित्रों की श्रृंखला कब बनाई, तो वो 1848 सही ऑप्शन होगा। तो इसको आप अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, रॉलेट एक्ट के बारे में जानते हैं। यह रॉलेट एक्ट क्या था? वही रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में, ठीक है, रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लाया गया एक ऐसा कानून था जिसके आधार पर भारतीयों को बिना कोई मुकदमा चलाए केवल शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आए कि रॉलेट एक्ट क्या था, तो इसके बारे में ये आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए रॉलेट एक्ट के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। देखिए उस समय क्या था कि जब अंग्रेजी सरकार थी भारत में, तो काफ़ी सारे क्रांतिकारी लोग मतलब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करते थे। ठीक है, तो उसमें मतलब ये रॉलेट एक्ट कानून था ना अंग्रेजों के द्वारा खासकर उन क्रांतिकारियों लोगों को दबाने के लिए ही लाया गया था, क्योंकि रॉलेट एक्ट के मतलब अनुसार जो अंग्रेज सैनिक थे उनको अधिकार मिल गया था कि मतलब किसी को भी वो गिरफ्तार कर सकते हैं केवल शंका के आधार पर, बिना कोई मुकदमा चलाए, यानी कोर्ट उठ जाए। ठीक है, और उन्हें 2 साल की सजा भी सुना सकते थे। ये भी देखिए प्रावधान, तो एक तरह से ये कानून काफ़ी गलत था। ठीक है, तो ठीक है, इसी को मतलब रॉलेट एक्ट कहा गया है। ये जो अभी मैं बताया कि रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लाया गया एक ऐसा कानून था जिसके आधार पर भारतीयों को बिना कोई मुकदमा चलाए केवल शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। आगे और आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिएगा कि जिसके अनुसार उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई जा सकती थी। तो ये रॉलेट एक्ट क्या था, ये 2 नंबर में प्रश्न आता है। अगर आपको टिप्पणी लिखने को बोले कि रॉलेट एक्ट पे टिप्पणी लिखिए, तो आप वही डिटेल में आगे और बढ़ा दीजिएगा कि जिसके अनुसार मतलब भारतीयों को 2 साल की सजा सुनाई जा सकती थी। ठीक है, और इस प्रकार यह कानून काफ़ी गलत था, यानी रॉलेट एक्ट काफ़ी गलत था। इसके विरोध में काफ़ी सारे लोग आए और बहुत सारे इसके विरोध में आंदोलन होने लगे, रोडों पे लोग आ गए। ऐसे आप बनाकर डिटेल में लिख सकते हो बड़ा आंसर, क्योंकि अगर 4 मार्क में आता है टिप्पणी लिखने को 4 मार्क या 5 मार्क में मतलब बड़ा प्रश्न होता है। ठीक है, तो ये आइडिया होता है लिखने का। तो ये रॉलेट एक्ट क्या था ये समझ में आ गया, इसका ये आंसर समझ में आ गया। ठीक है, शॉर्ट टर्म में इसके बारे में आपने जान लिया। अब चलिए हम अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं क्या है। देखिए ये प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में चलाया गया था, गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। देखिए कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 या 3 आंदोलनों का नाम लिखिए। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, और असहयोग आंदोलन, ये 3 गांधी जी के काफ़ी प्रमुख आंदोलन हैं, तो इनका आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, क्या? एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और एक असहयोग आंदोलन। ठीक है, इन 3 आंदोलन का याद रखिए, जिसमें से सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था, ये गांधी जी के द्वारा। लेकिन देखिए इसमें क्या हुआ था कि बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसी बीच में गांधी जी ने मतलब गांधी इरविन समझौता आप सुने होंगे कि गांधी इरविन के बीच एक समझौता हुआ था। इरविन अंग्रेज अधिकारी था, तो उनके बीच समझौता हुआ, गांधी और इरविन के बीच, और किसी राजनीतिक मामले पे समझौता हुआ, तो गांधी जी ने ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था बीच में ही बंद कर दिया। ठीक है, 1930 में ही प्रारंभ किया और कुछ महीनों बाद इसको बंद कर दिया। इससे काफ़ी सारे लोग गुस्सा गए। ठीक है, और मतलब उस समय काफ़ी सारे लोग गांधी जी से मतलब गुस्से में थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि देखिए अब गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था, बाद में चलकर वही इरविन उस समझौते पे अटल नहीं रहा, यानी गांधी जी को धोखा दे दिया। तो गांधी जी ने फिर चलकर यह आंदोलन 1932 में शुरू किया। ठीक है, लेकिन भाई लोग पहले तो गांधी जी से इस आंदोलन को बंद कर दे तो लेकर काफ़ी नाराज थे, इसलिए 1932 में लोगों ने गांधी जी का मतलब उतना साथ नहीं दिया, तो यह आंदोलन उतना सफल नहीं हुआ। और आगे चलकर 1934 में धीरे धीरे ये मतलब धीरे धीरे नरम पड़ता गया, और अंत में गांधी जी ने इस 1934 में निरस्ती कर दिया, मतलब एक तरह से बंद हो गया यह आंदोलन। तो ये तो बिल्कुल डिटेल में है। अगर आज टिप्पणी लिखने को यहाँ आ जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखो, तो इतनी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो जो अभी मैंने ये कहानी टाइप का बताया आपको। अगर 2 मार्क में मात्र आता है, ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया ऐसे,
2 मार्क में, तो आप लिखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था। और टिप्पणी लिखने को आता है तो 4 मार्क में आता है वो, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिखनी होती है। और डिटेल में कैसे लिखना है मैंने आपको अभी मतलब जो कहानियाँ बताई उसी तरह आपको बिल्कुल लिख देना है, ठीक है। तो गाइस ये थे हमारे 5 काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन काफ़ी पसंद आए होंगे और इनसे इनसे प्रश्न आप लोग के बोर्ड एग्जाम में देखिएगा बनेगा ही बनेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में बने सब्जेक्टिव में बने, बिल्कुल बनेगा। कई सारे क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में केवल इस 5 वीडियो से बनेंगे, आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस थैंक यू।